नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जो ये तय करता है कि हमारे राज्य असल में चलते कैसे हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो हमारे शासन की पूरी नींव रखता है। ये नंबर है 61। बस इतने ही आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के पार्ट वी में। आर्टिकल 52 से लेकर 212 तक जो एक राज्य सरकार की पूरी बनावट को तय कर देते हैं। सोचिए, गवर्नर की भूमिका से लेकर बजट कैसे पास होता है, हर एक चीज इन्हीं आर्टिकल्स में बताई गई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस संवैधानिक ढांचे को कैसे समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव से, फिर देखेंगे कि सरकार चलाता कौन है, कानून कौन बनाता है, ये कानून और बजट आखिर बनते कैसे हैं, और आखिर में बात करेंगे कि असल जिंदगी में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो पहला पड़ाव है नींव। देखिए, किसी भी सरकार को बनाने से पहले एक सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है कि भाई जब हम राज्य या स्टेट कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। और यही हमारे संविधान के पार्ट 6 का स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्टिकल 152 ये एक तरह से स्टेज सेट करता है। ये साफ साफ बताता है कि जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब उन अलग अलग इकाइयों से है जिनसे मिलकर भारत बना है। ये परिभाषा बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की सारी बातें इसी दायरे में होती हैं। अच्छा, तो नींव तो रख दी गई। अब चलिए सीधे उस इंजन रूम में चलते हैं जहां से पूरे राज्य को चलाया जाता है, यानी कि कार्यपालिका या दी एग्जीक्यूटिव। यही सरकार की वो ब्रांच है जो कानूनों को लागू करती है और रोजमर्रा का कामकाज संभालती है। तो इस इंजन रूम में कौन कौन है? संविधान के चैप्टर 2 में हमें एक बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रक्चर मिलता है। सबसे ऊपर आते हैं राज्यपाल, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं। उनके ठीक नीचे हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, जिनके पास असल ताकत होती है। और फिर राज्य को कानूनी सलाह देने के लिए हैं महाधिवक्ता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क है। जहाँ एक तरफ राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर असली कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के पास होती है। और ये लोग विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। यही तो संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत। इतना ही नहीं, आर्टिकल 161 राज्यपाल को एक खास तरह की न्यायिक शक्ति भी देता है। ये शक्ति है राज्य के कानूनों के तहत हुए अपराधों के लिए माफी देने की, या सजा को रोकने या कम करने की। ये शक्तियों के बंटवारे वाले सिद्धांत में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू जोड़ता है। तो कार्यपालिका से आगे बढ़कर अब हम संविधान के चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जो जुड़ा है विधायिका से, यानी वो संस्था जो नियम कानून बनाती है। इसे आप राज्य के लिए रूल बुक बनाने वाली फैक्ट्री भी समझ सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर राज्य में कानून बनाने वाली संस्था एक जैसी ही हो। संविधान यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय सिस्टम है, मतलब सिर्फ एक विधानसभा। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में द्विसदनीय सिस्टम भी है, जिसमें विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है, जो सोच विचार का एक और लेवल जोड़ देती है। आर्टिकल 168 से 195 तक में आप कह सकते हैं कि इस पूरी फैक्ट्री को चलाने का एक तरह से यूजर मैनुअल दिया गया है। इसमें 3 मेन पिलर्स हैं: कौन सदस्य बन सकता है और कौन नहीं, अध्यक्ष जैसे अधिकारियों की क्या भूमिका होगी, और सदन का कामकाज सही ढंग से चले इसके लिए वोटिंग और बहस के नियम क्या होंगे। ये सब मिलकर एक निष्पक्ष और व्यवस्थित प्रक्रिया को पक्का करते हैं। तो इस फैक्ट्री के अंदर आखिर होता क्या है? चलिए अब शासन की उस असेंबली लाइन पर नजर डालते हैं, जहां एक आइडिया कानून बन जाता है और जहां यह तय होता है कि राज्य का पैसा कहां और कैसे खर्च होगा। आर्टिकल 196 से 201 के बीच एक बिल के कानून बनने तक के सफर के बारे में बताया गया है। ये एक प्रस्ताव के तौर पर शुरू होता है, फिर इसे विधानमंडल के सदनों से पास होना पड़ता है, और आखिरी पड़ाव है राज्यपाल की सहमति, जिसके मिलते ही ये एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। ये एक सख्त प्रक्रिया है जो कानून के राज को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। कानून बनाने के अलावा विधायिका के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, और वो है पैसे की ताकत। आर्टिकल 202 के तहत उन्हें हर साल के वित्तीय ब्यौरे, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, पर बहस करके उसे मंजूरी देनी होती है। और यहीं वो बड़े फैसले लिए जाते हैं कि हम सबका दिया हुआ टैक्स का पैसा आखिर कहाँ खर्च होगा, और वो पैसा सीधे तौर पर हमारी जिंदगी पर असर डालता है। ये बजट ही तो है जो हमारे स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और हमारी सुरक्षा के लिए फंड तय करता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इस बात का आईना है कि एक राज्य के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो हमने बनावट देख ली, इंजन देख लिया और असेंबली लाइन भी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना ब्लूप्रिंट, ये खाका, आज भी क्यों मायने रखता है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है।
दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या वो ढांचा जो हमारे संस्थापकों ने तैयार किया था, वो आज के आधुनिक राज्यों की मुश्किलों को संभालने के काबिल है भी या नहीं? इसका जवाब छिपा है इसके मूल सिद्धांतों में। शक्तियों का साफ बंटवारा ये पक्का करता है कि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। जवाबदेही ये सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार रहे, और कानून का राज मनमाने फैसलों की जगह एक व्यवस्थित प्रक्रिया को तरजीह देता है। ये सब मिलकर एक स्थिर और भरोसेमंद ढांचा बनाते हैं। और जैसा कि डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर ने हमें याद दिलाया था कि संविधान सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है जिसे समय की भावना के साथ चलना होता है। मतलब ये खाका पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे वक्त के साथ विकसित होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि ये टिकाऊ ढांचा 21वीं सदी की चुनौतियों का, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या डिजिटल गवर्नेंस, सामना कैसे कर सकता है। इसका जवाब सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम, इस देश के लोग, इसे कैसे अपनाते हैं और कैसे लागू करते हैं।